भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत खंड 3 के इकाई 8 और 9 के बारे में चर्चा करेंगे। जो पहली इकाई 8वीं इकाई है वो गरीबी पर है। भारत में गरीबी का क्या परिदृश्य है? गरीबी से संबंधित क्या आंकड़े हैं? और गरीबी को जानने जानने के समय हम किन चीज़ों को लेकर चलते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा होगी। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ भारत के में गरीबी के बारे में क्या कहती हैं या ओवरऑल गरीबी के परिदृश्य के बारे में क्या कहती हैं? क्या मापदंड हैं जिनके आधार पर गरीबी को मापा जा सकता है? ये सारी चर्चा हम इकाई 8 के अंतर्गत करेंगे। जैसा कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसने बताया कि विश्व में अगर हम देखें तो 87.2 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे और उस समय भारत में 18 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। तो अगर वैसे तो हम गरीबी रेखा जब कह रहे हैं, तो एक न्यूनतम कोई राशि या कोई न्यूनतम स्तर देखते हैं। अगर भारत में एक जो मोस्ट पॉपुलर मेजर है, उसके अकॉर्डिंग देखें, तो अगर 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति शहरों में और 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में प्राप्त करने योग्य इनकम जो है व्यक्ति को मिल रही है, तो उसको हम कहेंगे कि वो गरीबी रेखा से ऊपर है। और अगर इतनी कैलोरी भी प्राप्त करने की दृष्टि से उसके पास आय सृजित नहीं हो पा रही है, तो हम कहेंगे कि वो गरीबी रेखा से नीचे है, यानी कि वो अत्यधिक गरीब है। इसी तरीके से अगर आईएमएफ की बात करें हम, तो उसने कहा कि 1 पॉइंट इंटरनेशनली जो मान्य है, वो कि $1.9 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति जो है अगर व्यक्ति कमा लेता है, तो हम कहेंगे कि वो गरीबी रेखा से ऊपर है। और अगर उतना नहीं कमा पा रहा है $1.9 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, तो हम कहेंगे कि वो गरीबी रेखा से नीचे है। और एक पॉवर्टी लाइन हो गई, एक रेखा खींच गई कि आप ये कह रहे हैं कि वो गरीबी रेखा के नीचे है कि ऊपर है। पर इस गरीबी रेखा के नीचे जो लोग रह रहे हैं, वो भी अलग-अलग परिस्थितियों में, कुछ लोग उस गरीबी रेखा के पास होंगे, कुछ लोग जैसे कि $1.9 अगर हम मानते हैं तो $1.8 वाले होंगे, $1.6 वाले होंगे, $1.5 वाले होंगे। पर उसी के साथ-साथ कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनकी 0.2, 0.5, 0.3 इस तरीके की भी डॉलर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति वाला इनकम भी जनरेट हो रही होगी। ये परचेज़िंग पावर पैरिटी के आधार पे है, यानी कि क्रय शक्ति कितनी है। तो इस आधार पे हम गरीबी रेखा को देखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा भी गरीबी क्या हमारा स्तर है, इस पर भी हम लोग देखते हैं और जो भारत में परिभाषाएँ ली गईं, उसके आधार पर भी हम गरीबी को देखते हैं। सापेक्ष गरीबी हो सकती है और निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी यानी कि व्यक्ति को जो मूलभूत न्यूनतम संसाधनों की आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान अगर हम कह लें, जैसी बुनियादी सुविधाएँ, अगर अपना मकान खुद का नहीं है, फिर भी किराए पे मकान लेने की स्थिति में है वो, पर रोटी, कपड़ा जो है वो बेसिक सबसे मूलभूत या बुनियादी ज़रूरत को पूरा करने का अगर इतना लोगों को मिल रहा है, तो हम वो नहीं मिल पा रहा है, तो हम कहेंगे कि वो निरपेक्ष रूप से गरीब है। और सापेक्ष में हम ये देखते हैं कि मान लीजिए 2 राज्य हैं, उनके बीच हम गरीबी की कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, सापेक्षता में देख सकते हैं। 2 देशों के बीच सापेक्ष क्या स्थिति है गरीबी की, ये देख सकते हैं। तो गरीबी को हम एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों टर्म्स में देखते हैं। एब्सोल्यूट मतलब कि किसी व्यक्ति के पास या किसी परिवार के पास क्या रोटी, कपड़ा, मकान भर जैसी जो बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने भर के आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं कि नहीं उपलब्ध हैं। और दूसरा कि सापेक्ष में देखते हैं कि ये जो ज़रूरी संसाधन हैं, उनकी हम तुलना कर रहे हैं कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक राज्य से दूसरे राज्य और व्यक्तिक मतलब एक परिवार को अगर हम देखें दूसरे परिवार से कंपेयर करें, तो जब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तो वो रिलेटिव पॉवर्टी होती है और जब हम एक पर्टिकुलर व्यक्ति की या पर्टिकुलर स्थान की या पर्टिकुलर हाउसहोल्ड की कर रहे होते हैं, एक पर्टिकुलर कंट्री की कर रहे होते हैं,
जब हम कोई कंपैरिज़न नहीं कर रहे होते हैं, तो हम ये कहते हैं कि वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी देख रहे हैं, कि यानी निरपेक्ष गरीबी को मापा जा रहा है। और नॉर्मली गरीबी को मापने के लिए हम मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, मल्टी प्रोंग्ड मेथड से गरीबी को जैसे दूर किया जा सकता है, वैसे ही मल्टी डायमेंशनल मेजर्स हैं जिनके आधार पर गरीबी को देखा जा सकता है। अब जिसमें आय तो प्रमुख होगा ही, कि लोगों को रोज़गार मिला है कि नहीं मिला है। अगर लोगों को रोज़गार मिला हुआ है, तो उनकी क्या वो इतना इनकम अर्न कर पा रहे हैं कि वो अपनी 2100 कैलोरी शहरों में और 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र में उनको उपलब्ध हो पा रही है कि नहीं उपलब्ध हो पा रही। दूसरा, हम ये भी देख सकते हैं, आय के आधार पर देख सकते हैं, साथ ही साथ हम उसको उपभोग के आधार पर भी देख सकते हैं कि जो न्यूनतम उपभोग है या जीवन स्तर है, उसको दर्शाने के लिए कि क्या न्यूनतम उपभोग हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो गरीबी को मापने के कुछ मापदंड हैं जिनको हम देखेंगे। पहला होता है मापन विधि, अगर हम देखें तो वो हेड काउंट इंडेक्स है, यानी कि कितने लोगों की संख्या अगर हम गरीबी रेखा के नीचे देख रहे हैं, तो नॉर्मली हम उसको हेड काउंट रेशियो देखते हैं। इसमें टोटल जो जनगणना है उसका अनुपात देखा जाता है, यानी कितने लोग गरीब हैं और कितने लोग उस गरीबी मतलब कितने लोग पूरी टोटल पॉपुलेशन है, यानी कितने लोग उस देश में गरीब हैं और कितनी टोटल पॉपुलेशन है, इसकी प्रतिशतता के रूप में जब आप देखते हैं तो उसको जनगणना अनुपात हम कहते हैं। अगर आप कहें कि जनगणना अनुपात 0.53 है, तो आप ये कह सकते हैं कि 53% लोग गरीब हैं। इसी तरीके से अगर जनगणना अनुपात जो है वो 0.20 है, जिसके आधार पे आप गरीबी को देख रहे हैं, जिसमें Q अपॉन N लिया लिया जाता है, निर्धन जनसंख्या Q होती है और N जो है वो कुल जनसंख्या है, तो इसके आधार पे आप कहेंगे कि 20% लोग गरीब हैं। तो इतने लोगों की संख्या दिखाता है कि कितने गरीब हैं। अब गरीबी अंतर सूचकांक भी हम लेते हैं, यानी कि पॉवर्टी गैप इंडेक्स के आधार पर भी देख सकते हैं कि जो गरीबी रेखा के नीचे लोग रह रहे हैं, उनमें कितना अंतर है। कि जैसा कि मैंने बताया कि अगर $1.9 इंटरनेशनल मान्य है, तो हम क्या देख सकते हैं कि कितने लोगों के पास 1.5 इनकम है, $1.9 का है तो 1.8 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, 1.3, 1.2, 1 या उस 1 के नीचे। क्या स्तर की वो प्राप्त कर पा रहे हैं, इसके आधार पे आप गरीबी गरीबी अंतर सूचकांक को माप सकते हैं। अब इसमें भी जो फ़ॉर्मूला यूज़ हो रहा है, यानी पॉवर्टी गैप इंडेक्स, दैट इज़ 1 अपॉन n इंटू सिग्मा ज़ेड-आई इज़ इक्वल टू 1 ज़ेड माइनस वाई-आई अपॉन ज़ेड, यानी जो n क्या है यहाँ पर, जब हमने सर्वे किया तो उस सर्वे में जितने लोगों को लिया, जितनी कुल जनसंख्या सर्वे की है, तो उसको n की माप ले रहे हैं। और 100 लोग अगर मान लीजिए हैं, तो y1, y2, y3 इस तरीके से y किसी भी लेवल तक आपने जितना देखा, मान लीजिए y40 तक है, तो उसके द्वारा इंगित अपनी-अपनी आय के साथ 40 निर्धनों और जो इनकम है वो गरीबी रेखा जो है मान लेते हैं वो ₹1000 मान ली जाए। तो इस वैल्यू को पुट कर देंगे आप, तो 1 अपॉन 100 इंटू 1000 माइनस y1 अपॉन 1000, 1000 प्लस 1000 अपॉन 1000 सॉरी 1000 माइनस y2 अपॉन 1000। तो इस तरीके से आप जो है जो गरीबी अंतर सूचकांक है आप निकाल सकते हैं। इसमें गैप दिख रहा है कि जो गरीबी रेखा है उसके उससे कितना गैप है, या लोगों की इनकम में। अगर हम 2 क्षेत्र के देखें, 2 मान लीजिए क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 है, तो उसकी गहनता की जाँच अगर करनी है, वहाँ पे जो योजनाएँ हैं, वो किस प्रकार से कार्य किए हैं, जिसके आधार पर आपने देखा कि ये पॉवर्टी गैप कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है। तो ये सब देखने के लिए ये फ़ॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। और नाइ जो क्षेत्र 1 है, उसको समय-समय पर आप 1, 2, 3, 4 मतलब डिफरेंट हाउसहोल्ड्स को अगर आप देखें, तो हाउसहोल्ड्स के आधार पर आप देख सकते हैं कि कितनी मंथली इनकम उनकी हो रही है, और उसके आधार पर आप इसको निकाल सकते हैं। और इसी प्रकार से
वर्गाकृत अनुपातिक गरीबी अंतर के लिए भी फ़ॉर्मूला है कि 1/n, जो कि n आपकी कुल गरीबी में सर्वेक्षण में जो जितनी संख्या आपने ली है, सिग्मा NI इज़ इक्वल टू 1 अपॉन GI अपॉन Z। I आप Z तो गरीबी रेखा हो गई, और जो GI है वो आयु व्यक्ति का गरीबी अंतर। मान लीजिए 40 व्यक्तियों तक का लिए तो 40वें व्यक्ति, अगर 100 लिया तो 100वें व्यक्ति का से जो मीन है उससे कितना अंतर, गरीबी रेखा से कितनी दूरी है उनकी, कितना अंतर आ रहा है। इससे क्या है कि जो गरीबी की प्रचंडता, जिसको हम कहते हैं इंटेंसिटी, गहनता है, उसको जो है माप सकते हैं हम इससे। और ये इस तरीके से हम कहते हैं कि ये ज़्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन हमको दे रही होती है। इसी तरीके से बहुत सारे सूचकांक हैं जो कि ये कहते हैं कि मान लीजिए व्यक्ति, अगर हम कह रहे हैं गरीब है तो किस आधार पे देख कह रहे हैं, सिर्फ उसको कैलोरी इनटेक के आधार पर नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेते हुए हम ये देख रहे हैं कि लोगों के पास रहने के लिए पक्का मकान है कि नहीं है, फिर इसी तरीके से स्वच्छ पेयजल की सुविधा है कि नहीं है, रोटी, कपड़ा, मकान की तो जो मूलभूत आवश्यकता है वो होनी ही चाहिए, और लोगों के पास बैंक अकाउंट्स हैं कि नहीं। तो ये कई सारे मापदंड हैं जिसके आधार पर आप देख सकते हैं और ये कह सकते हैं कि लोग गरीब हैं कि नहीं हैं। जैसा कि एक प्रोफ़ेसर अमर्त्य सेन जी का भी सूचकांक है, जो कि उन्होंने 1976 में दिया। वो भी दूरी दिखाता है कि गरीबी रेखा से लोग कितने दूर हैं, कितनी इंटेंसिटी है गरीबी की, और गरीबी का वितरण जो है किस प्रकार की, लोग ज़्यादा इंटेंसली गरीब हैं कि वो गरीबी रेखा के जस्ट पास हैं। मान लीजिए कि 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति शहरों में है, तो कितने लोग ऐसे हैं जो कि 2100 के करीब की कैलोरी इनटेक कर रहे हैं। अगर मान लीजिए वो 2098 भी हैं, तो आ गए गरीबी रेखा के नीचे, और 2090 हैं तो वो सब गरीबी रेखा के नीचे आ रहे हैं। पर उनकी स्थिति जो 1000 कैलोरी इनटेक कर पा रहा होगा, उससे काफ़ी बेटर होगी। जो 2000 कैलोरी इनटेक कर पा रहा होगा, उससे बेटर होगी। तो ये जो कंपैरिज़न हम देख पाते हैं, ये वितरण देख पाते हैं गरीबी का, तो इस अमर्त्य सेन जी के सूचकांक के आधार पर देख पाते हैं। इससे किसी समूह के भीतर गरीबों की संख्या, गरीबी की गहनता और गरीबी का वितरण, ये तीनों कारकों को जोड़कर ये सूचकांक क्योंकि निकाला जाता है, इसमें हम PS इज़ इक्वल टू P0 1 माइनस GP म्यू P अपॉन Z। अब P0 इसमें क्या है? व्यक्ति गणना सूचकांक, यानी कितने व्यक्तियों की आपने गणना की है। म्यू पी गरीब वर्ग की औसत आय, एवरेज इनकम आप गरीब व्यक्ति की क्या मानते हैं, यानी जो मान लीजिए 2100 कैलोरी प्राप्त करने के लिए कितनी आय की आवश्यकता है, जो कि इन्फ्लेशन पर डिपेंड करेगा डिफरेंट टाइम पीरियड्स में। और जीपी गरीब लोगों के बीच की असमानता या गिनी गुणांक है, यानी कि जो एक मीन है उससे कितना डिविएट कर रहे हैं, एक जहाँ पे समानता की लाइन होती है, उस समानता की लाइन से लोग कितने दूर हैं, वो असमानता को दिखाता है। तो ये लॉरेंज वक्र के माध्यम से दिखाया जाता है। वो जितनी दूरी होगी उतना ही जो समानता रेखा है उससे लॉरेंज वक्र जितना ही दूर होगा, उतनी ही असमानता दिखा दर्शाता है। तो ये गिनी गुणांक की जो वैल्यू है उसको भी उसमें इंक्लूड किया गया है। तो सेन का जो सूचकांक, इसलिए हम कह सकते हैं व्यक्ति की गणना गरीबी अंतर मापकों का भारित औसत यानी वेटेड एवरेज को है, वो दिखाता है। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हम भारत में जो गरीबी है उसको मापने के लिए, जैसा मैंने बताया कि पहले हम मानते थे, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी कि 2400 किलो कैलोरी प्रति व्यक्ति, जो एडल्ट हैं उनकी जो है वो शहरी क्षेत्र में, और 2900 ग्रामीण क्षेत्र में। और बाद में चल के ये रिवाइज़ हुई और छठी योजना के बाद, और फिर इसको 2100 कैलोरी और 2100 किलो कैलोरी और 2400 किलो कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कर दिया। अब इस कैलोरी को प्राप्त करने के लिए समय-समय पर कितनी इनकम की आवश्यकता होती? कि भारित इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जो इन्फ्लेशन रेट है वो समय-समय पर अलग होता है। जैसे आज से 10 साल पहले जो ₹100 की कीमत रही होगी, आज वो ₹100 की कीमत में कमी आई होगी, क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी है जो है वो कम हो गया है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया है।
तो इसी तरीके से इन्फ्लेशन डिफ्लेटर लगाकर जो है हम देखते हैं कि कितना इनकम उस उतनी कैलोरी प्राप्त करने के लिए कितनी इनकम की प्रतिदिन ज़रूरत पड़ रही। जिनको प्राप्त हो जा रही है वो गरीबी रेखा के ऊपर हैं, जिनको नहीं प्राप्त हो पा रही है वो गरीबी रेखा के नीचे हैं। अगर 73-74 में हम देखें तो इस व्यवहार के लिए उनको जो इनकम की ज़रूरत थी वो 49 रुपीज़ प्रति व्यक्ति प्रतिमाह और शहरी क्षेत्रों में 57 प्रति व्यक्ति प्रतिमाह का औसत उपभोक्ता व गरीबी रेखा को कहा जाता था इनकम के आधार पर। और 1973-74 में, पर आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस आ आ गया होगा। और हम इसको कहते हैं यूनिफ़ॉर्म रिकॉल पीरियड एक कहते हैं, मतलब एक समान स्मरण अवधि जो कि 30 दिन के उसको लेकर चलती है। इसी प्रकार से 2004-5 में आया कि मिक्स्ड रिकॉल पीरियड, और जिसमें कि जो खाद्य मतलब जो हम उपभोग करते हैं, खाद्य वस्तुओं उनके अलावा खाद्येतर यानी खाद्य वस्तुओं के अलावा जो 365 दिन का जो है हमारा रिकॉल पीरियड है, उसको अपनाया गया मिक्स्ड रिकॉल पीरियड जिसको हम कहते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि सिर्फ़ खाद्य वस्तुओं के अलावा भी हम क्या उपभोग कर रहे हैं, और उन उसके आधार पर उसको एक लंबे समय पर आप देखें, मान लीजिए छोटे रिकॉल पीरियड में आप देखते हैं, तो हो सकता है व्यक्ति को वो उस दौरान वो कंज़म्पशन हो उसका, उसकी इनकम उस समय उतनी हो रही हो। पर मान लीजिए लंबे समय में दीर्घ काल में अगर हम देखते हैं, तो हो सकता है कि उसकी इनकम में थोड़ा कमी आई हो और उतनी इनकम उसकी ना रह गई हो, तब हमको लंबा पीरियड देखना होगा, यानी 365 दिन या 1 साल हम जिसको कह रहे हैं, उसके आधार पर हम देखते हैं, तो फिर गरीबी को उस हिसाब से मापने की कोशिश करते हैं। जैसे वर्ष 2004-5 में अगर हम अनुमान देखें, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अ अ, 840 प्रति माह यानी 28 रुपए प्रतिदिन के करीब है, और शहरी क्षेत्रों में 26 यानी 780 रुपए प्रति माह के आधार पर आप देख रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि किस अ, रिकॉल पीरियड को आप ले रहे हैं। लॉन्ग रिकॉल पीरियड की आवश्यकता इसलिए है कि हो सकता है शॉर्ट टर्म में किसी को कहीं से कोई सहायता मिल जाए, कोई इनकम जनरेट हो जाए, पर क्या वो उसको सस्टेन कर पा रहा है? तो इसके देखने के लिए लंबा पीरियड में भी लॉन्ग पीरियड में भी हमें उसकी गरीबी के स्तर को देखने की आवश्यकता पड़ती है। अब जो गरीबी से जुड़े आयाम हैं, हमको खाली ये नहीं कि कैलोरी ही इनटेक कर ली। अब उस कैलोरी इनटेक से क्या उसका पोषण मेंटेन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? क्योंकि अगर व्यक्ति पोषित नहीं है, तो वो स्वस्थ नहीं है। जब वो स्वस्थ नहीं है, तो वो अच्छी उसकी प्रोडक्टिविटी कम है और वो अच्छी इनकम जनरेट नहीं कर पाएगा। और उसका जो कुपोषण होगा, वो उसके मानसिक और शारीरिक विकास में दोनों में बाधा उत्पन्न करेगा, और इसलिए भारत में जो है निर्धन वर्ग को गवर्नमेंट की स्कीम सार्वजनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसको हम कहते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गवर्नमेंट ने उनको सब्सिडाइज्ड रेट पे अनाज उपलब्ध कराया कि कम से कम एक खाद्य अल्प मतलब फूड सिक्योरिटी तो बनी ही रहे। फूड सिक्योरिटी का जो खर्चा आता है उसमें तो कमी रहे, नहीं तो अगर व्यक्ति को वो खान भोजन भी खुद ही खरीदना पड़े, तो वो और ज़्यादा गरीब होगा, क्योंकि वो इंटेंसिटी ऑफ जो पॉवर्टी है वो थोड़ा कम देखी जा सकती है। इसके लिए 1975 में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम यानी एकीकृत बाल विकास सेवाएँ कार्यक्रम जो है गवर्नमेंट ने शुरू किया था। इसमें कि जो गर्भवती महिलाएँ हैं और जो फ़ीड करती हैं महिलाएँ यानी दुग्धपान कराने वाली स्त्रियाँ हैं, उनको जो है सब्सिडाइज़्ड रेट पे फूड उपलब्ध कराना, और जो कम वज़न के बच्चे थे, उनको भी सब्सिडाइज़्ड रेट पर जो है पोषण उपलब्ध कराना, क्योंकि बच्चों का मैक्सिमम विकास जो है अगर उनका जो ग्रोथ का पीरियड है उसमें उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो दे विल नॉट बी हेल्दी एडल्ट। अगर वो एक स्वस्थ नागरिक वयस्क के रूप में नहीं आएँगे, और जब उनका प्रोडक्टिव पीरियड आएगा यानी वर्किंग एज में जब वो आएँगे तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो कम होगी।
इसी तरीके से देखा जाता है कि ऋण भी एक होता है कि जो ऋण में की सेवाओं में अगर सुधार हम देखने की कोशिश करें तो किस आधार पर हम देख सकते हैं कि जो नेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी निबल राज्य घरेलू उत्पाद का जो परसेंटेज है, वो कुल बैंक ऋण का अनुपात इस जीएसडीपी के कंपैरिजन में कितना है। यानी जो हमारी टोटल जीएसडीपी है, उसमें जो लोन प्रतिशत दिया जा रहा है लोगों को, उसका परसेंटेज कितना है। इसी तरीके से जो प्रति व्यक्ति बैंक शाखाएँ कितनी हैं, उससे ये पता चलेगा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना है, यानी कितने लोग हैं जिनके बैंक अकाउंट्स हैं। कितने लोगों पर एक ब्रांच बैंक की उपलब्ध है, तो इससे वित्तीय गहनता भी देखी जा सकती है, क्योंकि जब निर्धन व्यक्ति को ये देखा जाता है कि उसके पास कम उनको क्या आवश्यकता है कि कम ब्याज दरों पर उचित ऋण संसाधन अगर उपलब्ध हों, तो वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य पर भी ठीक से खर्च कर सकते हैं। फिर अब हम देखते हैं कि सपोर्ट के लिए वित्तीय समावेशन के साथ वित्तीय समावेशन आय की असमानता को भी घटा सकता है और गरीबी को भी घटा सकता है। इसी के साथ एक सपोर्ट सिस्टम आता है बीमा, यानी इंश्योरेंस जो है वो अ, जो स्वास्थ्य बीमा है उसके आधार पर उसके लिए दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी लोगों गवर्नमेंट ये कर सकती है कि जनधन अकाउंट अगर है तो उनको स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करा रही है, या जो अपनी उसकी डिफरेंट स्कीम्स हैं, उनके माध्यम से वो उनको हेल्थ इंश्योरेंस उपलब्ध करा सकती हैं, क्योंकि जो स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं, वो बहुत ही खर्चीली होती हैं। जो हेल्थ सर्विसेज़ हैं और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली डेवलप्ड है अगर, और उसकी अगर हमें उपभोग करना है, तो उसके लिए बीमा एक बहुत बड़ा सपोर्टिंग रोल प्ले करता है। अब बीमा आप स्वास्थ्य का बीमा भी देख सकते हैं। इसी तरीके से जो कृषक हैं अ, उनके लिए भी जो बीमा उपलब्ध कराती है, तो एक तरीके से ये सब्सिडरी सपोर्ट्स इनकम के गवर्नमेंट दे रही होती है जब वो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही होती है। एक 2010 में कर्नाटक में वाजपेयी आरोग्य श्री योजना निःशुल्क जो है वो शुरू हुई थी कि तृतीयक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के लिए लाभार्थियों को हकदार बनाया था, जिसमें कि काफ़ी ऐसे रोग थे जिनको उसमें इंक्लूड किया, जिसमें हार्ट डिज़ीज़ है, ट्यूमर्स, फाइब्राइड्स हैं, या न्यूरो सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र से संबंधित हैं। बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिनके वो कवर कर रहा था, और वो राष्ट्रीय सेवा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के अंतर्गत वो बीमा प्रोवाइड कर रहे थे। इसी तरीके से अगर लोग नौकरी में हैं, तो उनको विभिन्न सेवाएँ दी जाती हैं, पर यहाँ पर जो बीमा है, वो जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, उनकी बीमा की बात हो रही है कि उनको स्वास्थ्य बीमा भी प्रदान करे गवर्नमेंट, और अगर उचित कहते हैं हम कह सकते हैं कि फार्म होल्डिंग नहीं है और उनकी इनकम जनरेट नहीं हो पा रही है, तो उसमें भी इंश्योरेंस दे सकती है कृषक, उसमें भी जो दे रही है गवर्नमेंट, उससे भी गरीबी को परवार किया जा सकता है। अनौपचारिक व्यवस्था में बहुत सारा वर्ग, बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड है, और इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादातर मानते हैं हम कि खुद ही रोज़गार में है, यानी स्वरोज़गार उनको उपलब्ध कराया जा रहा है, और वो असंरक्षित नौकरियाँ हैं जिसमें वैतनिक भी रोज़गार हो सकते हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, और पर अवैतनिक भी हो सकते हैं जिसमें कि स्वरोज़गार की श्रेणी में भी आ सकते हैं वो। और अनौपचारिक कर्मचारी तो हम कह सकते हैं कि वो निर्धन नहीं, ना ही सभी निर्धन केवल अनौपचारिक क्षेत्र में। ऐसा अनऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर के भी बहुत से लोग हैं जो ठीक-ठाक इनकम कमा लेते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गरीब भी हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि अनऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर में जो भी लोग रोज़गार कर रहे हैं, तो वो सब गरीब ही हैं। तो ये कोई मतलब कोई ये दोनों के बीच कोई ऐसा प्रोपोर्शनल लिंकेज नहीं है। तो सामाजिक सुरक्षा हम ये कह सकते हैं कि जो अनौपचारिक क्षेत्र है, उसमें नहीं दिया जा पाता है, क्योंकि
ये निकाल पाना ही बहुत मुश्किल होता है कि कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने नहीं एम्प्लॉयड हैं अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर। इसलिए नॉर्मली सोचा ये जाता है कि ऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर ज़्यादा हो किसी भी अर्थव्यवस्था में। अब अगर किसी भी समाज में भेदभाव होगा, वो चाहे जाति के आधार पर, चाहे वर्ग के आधार पर, चाहे किसी भी आधार पर अगर भेदभाव होगा, तो उससे गरीबी जो है वो और इंटेंसिफ़ाई हो जाती है। क्योंकि ये जो भेदभाव होगा वो परिवारों, विद्यालयों, अ, जहाँ पे वर्क कर रहा है, वर्किंग प्लेस जो है उसकी इंस्टीट्यूशनल, ये सब जगह देखने को मिलेगा और ये चेन टाइप का बनता जाएगा और व्यक्ति गरीबी में रह जाता है। इसी तरीके से अगर हम देखें कि कोई परिवार अगर मान लीजिए गरीब है, तो उस पे महिलाओं पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्योंकि जब परिवार में गरीबी आती है, तो उसमें अगर शिक्षा की बात हम करें, तो जो गरीब परिवार होंगे उसमें सबसे पहले जो छात्राएँ होंगी, उनकी बेटियाँ होंगी, उनकी शिक्षा रोकी जाती है। इसी प्रकार से अगर पोषण की बात करेंगे, तो भोजन में भी अगर कमी लाएँगे, पुष्टाहारी भोजन की बात करें, तो वो बेटियों पर ही उसका असर मैक्सिमम देखा जाता है, ज़्यादातर परिवारों में। पर स्थितियाँ सुधर रही हैं, ये एक जो है पॉज़िटिव साइन है। और जो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हम लेकर चलते हैं, उसमें पहला सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो पॉवर्टी इरेडिकेशन का है। तो इसलिए गरीबी उन्मूलन जो है सरकार की हमेशा जो है वो प्रायोरिटी लिस्ट पर रहा है, क्योंकि किसी भी समाज के लिए ये गरीबी या असमानता ये अच्छा नहीं माना जाता कि कुछ लोग बहुत उच्च जीवन शैली अपना रहे हों, अच्छा जीवन यापन कर रहे हों, जीवन स्तर बहुत ऊँचा हो और कुछ लोग एकदम गरीबी में डूबे हुए हों, तो ये किसी भी समाज के लिए अच्छा नहीं है। और इसमें गरीबी में जितनी कमी लाई जा सके, असमानता में कितनी जितनी कमी लाई जा सके, वही किसी भी समाज के लिए अच्छा होता है। हालाँकि गरीबी डेवलप्ड से डेवलप्ड कंट्रीज़ में ऐसा नहीं कि एकदम नहीं है गरीबी, परसेंटेज कम होता है, जो इंटेंसिटी होती है वो कम होता है। और अ, अगर हम देखें तो गरीबी निवारण कार्यक्रम नॉर्मली जो है वो अ, अ, किस तरीके से जो ग्रामीण क्षेत्र में ही मैक्सिमम माना जाता था गरीब थे और जो है शहरी क्षेत्रों में गरीबी कमी होती क्योंकि वहाँ सर्विस सेक्टर ज़्यादा होता है और ग्रामीण क्षेत्रों में जो मतलब कि खेत हैं उन्हीं पर डिपेंडेंसी ज़्यादा होती है। हम कहते हैं कि अप्रत्यक्ष बेरोज़गारी या जिसको हम डिसगाइज़्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, वो ज़्यादा वहाँ पर देखी जाती है कि लोग लगता है रोज़गार में लगे हैं, पर अगर उनको हटा लिया जाए तो प्रोडक्शन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस चीज़ को देखने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स जो गरीबी को दूर करने के इनडायरेक्ट वे में एक तरीके से दूर कर रही है। अगर कृषक समृद्धि के लिए सरकार जो भी योजनाएँ लाई है या जो भी कार्य कर रही है। इसी तरीके से बच्चों के पोषण की अगर हम बात करें तो मिड डे मील्स शिक्षा के लिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए मिड डे मील्स की जो है वो व्यवस्था की गई जिससे कि 1995 से चल रही ये जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है जिसमें कि स्कूल जाने वाले बच्चों की पौष्टिक स्थिति को सुधारना, पढ़ाई के समय लगने वाली भूख से मुक्ति और स्कूल में जिससे एनरोलमेंट नंबर जो है वो बढ़ सके। बीच में पढ़ाई छोड़ देना या उसको ड्रॉप आउट्स जो हैं उन ड्रॉप आउट्स को कम कर देना और जो उपस्थिति है विद्यालयों में उस उपस्थिति को बढ़ाना और ये देखने में आता है कि मिड डे मील की वजह से भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्कूल्स में जाते हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि जो सरकार की योजनाएँ हैं उनका सही रूप से क्रियान्वयन हो क्योंकि इसमें कुछ एडेड कॉलेजेस भी या निजी विद्यालय भी हो सकते हैं जो गरीब तबके के कमज़ोर बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसके लिए उन्होंने 25% जो है वो स्थान आरक्षित सभी प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स को कहा है रखने के लिए। जितना भी हमारे यहाँ सरकारी व्यवस्था है स्कूल की अगर वो अच्छे से कार्य करे तो और मिड डे मील व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से कार्य कर रही है, समय-समय पर जाँच होती रहती है। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि अ,
लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजेंगे, बच्चे शिक्षित होंगे, तो अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो अच्छा रोज़गार भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से जो मनरेगा है, मनरेगा अभी एक सपोर्ट सिस्टम जो है प्रोवाइड करता है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, जिसको हम कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन की गारंटी कम से कम ये प्रोग्राम देता है, जहाँ पर मतलब कम से कम इतना रोज़गार तो मिलेगा ही जिससे उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। और अगर 100 दिन का रोज़गार गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाती है मनरेगा के माध्यम से, तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी मिल सकता है। और ये एक ऐसी स्कीम है, मतलब बहुत सारी स्कीम्स अब ऐसी हैं कि जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर्स के माध्यम से काम करें, यानी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से आच्छादित हैं। तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी उन अकाउंट्स में डायरेक्ट पैसा जाने की वजह से भ्रष्टाचार में कमी आई है और उसका लाभ डायरेक्ट देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार से कुछ 2010 के बाद के भी कार्यक्रम हुए, जैसे 2013 का जो है फूड सिक्योरिटी एक्ट अगर हम देखें, तो वो लोगों को इतना सिक्योरिटी देता है कि कम से कम जो है व्यक्ति को भोजन तो उपलब्ध होगा ही, और ये भोजन या खाद्यान्न उपलब्धता पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से गवर्नमेंट करती है। और ये ग्रामीण जनसंख्या का 75% और शहरी जनसंख्या का 50% भाग जो है, वो आर्थिक सहायता प्राप्त यानी कि जो सब्सिडाइज़्ड रेट कीमतों पर जो है, वो 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति माह जो है उसके पात्र होंगे। और जो अत्यंत गरीब फैमिलीज़ हैं और एक लघु उपसमूह इस कार्यक्रम के अंतर्गत 7 किलो खाद्यान्न के भी हकदार वो हो सकते हैं, और जिससे कि कम से कम फूड सिक्योरिटी मेंटेन रहे और लोग कुपोषित ना होने पाएँ। जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर्स हैं, इसके माध्यम से भी क्योंकि लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है, वो आधार कार्ड बनने की वजह से जो आधार मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक्ड है, और जो यूपीआई नंबर जो यू से लिंक्ड है, ये सारी व्यवस्थाएँ एक दूसरे से लिंक्ड होने की वजह से, यानी डिजिटलाइज़ेशन की वजह से लाभ हुआ है। और डायरेक्ट लोगों के खाते में जो है पैसा जा रहा है, और इसकी वजह से गरीबी को पर प्रहार करने में बहुत जो है फ़ायदा मिला है। उसका प्रत्यक्ष लाभ देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो पहले की समस्याएँ थी वो सरकारों की कि वो योजनाएँ तो बना देते थे, पर वो देखने में ये आता था कि वो योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुँच नहीं पा रहा था। भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाती थी ज़्यादातर स्कीम्स। तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र की वजह से ये एक बहुत पॉज़िटिव इम्पैक्ट जो है वो सोसाइटी में सभी इस स्कीम्स में देखने को मिल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट अब ज़्यादातर स्कीम्स जो है वो ट्रांसफ़र्स जो भी मनी ट्रांसफ़र होता है वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र की वजह से के माध्यम से ही होता है। इसी तरीके से इंदिरा आवास योजना और राजीव आवास योजना जो थी उसको 2016 में उनको ने दोनों का विलय कर दिया, यानी मर्ज कर दिया गया, और एक आवास योजना चालू की, यानी कि सबके लिए आवास, ग्रामीण एवं शहरी दोनों के लिए कहेंगे। ये कार्यक्रम वर्ष 2022 तक सभी के लिए जल, स्वच्छता प्रबंध, बिजली एवं ब्रॉडबैंड आदि बुनियादी सुख सुविधाओं वाले पक्के घर मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया। तो व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकता है भोजन और जो है रहने की सुविधा, इन दोनों पर भी अगर गवर्नमेंट काम कर ले जा रही है और उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, तो वो गरीबी रेखा से उबारने में लोगों को सहायक हुए हैं। और ये डिफरेंट रिपोर्ट्स के माध्यम से ये चीज़ देखने में आई है। और हम ये देख सकते हैं कि जो जितनी भी डिजिटलाइज़ेशन हुआ है, जितनी भी स्कीम्स नई आई हैं, उन सब ने अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष जो है उसको लाभ दिया है, और इसके माध्यम से अ, उपभोग बढ़ा है और उत्पादन बढ़ा है। क्योंकि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी, यानी कि लोगों के हाथ में जो इनकम आई वो बढ़ी है। पर गरीबी के साथ साथ एक और अगर हम कहें तो अ, जो
कारण है कि देश पिछड़ा रह जाता है, वो है विषमता। अब विषमता आय के आधार पर भी देखी जा सकती है, जो कि उपभोग, पोषण, जीवन दशाओं के रूप में देखी जा सकती है और इसी प्रकार से सामाजिक विषमता भी देखी जा सकती है। यानी आर्थिक विषमता जो कि आय के आधार पर देखी जा सकती है, सामाजिक विषमता भी देखी जा सकती है, जिससे कि लोगों का राजनैतिक पार्टिसिपेशन कितना है। जो डिफरेंट वर्ग हैं, जाति और जैसे धर्म, इनके आधार पर राजनैतिक विषमता कितनी है और इसमें वोट डालने के साथ-साथ लोगों का जो पार्टिसिपेशन है, महिलाओं की भी भागीदारी राजनीतिक उसमें कितनी है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, इनइक्वालिटीज़ हैं, वो जितनी कम होती हैं, वो किसी भी स्वस्थ समाज के लिए वो उतनी ही आवश्यक होती हैं। राजनैतिक विषमता के साथ-साथ अवसरों की विषमता, यानी जो शिक्षा और स्वास्थ्य, सोशल एक्सपेंडिचर पर गवर्नमेंट खर्च करती है, वो अवसर क्या लोगों को मिल पा रहे हैं कि उसका लाभ लोग ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं। और आय विषमता यानी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा मैंने अभी बताया कि वो लॉरेंज वक्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि जो इक्वालिटी लाइन है, इक्वालिटी लाइन से कितना दूरी लॉरेंज वक्र की होगी, वो उतनी ही विषमता को दर्शाएगा। और किसी भी स्वस्थ समाज के लिए, किसी भी विकसित समाज के लिए ये आवश्यकता है कि लॉरेंज वक्र जो है ये जो समानता की लाइन है उसके जितना ही करीब हो सके, यानी असमानता जितनी कम हो। और क्योंकि जितनी असमानता होगी वो उतना ही लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा, उतना ही निष्पक्षता से कार्य नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये देखा जाता है कि जो 10% जनसंख्या है उस पर उसके पास नॉर्मली कई आंकड़े कहते हैं कि 80% के करीब एक समय था कि इनकम उन्हीं के पास थी। और जब अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती है, जैसा कि भारत विकासशील अर्थव्यवस्था है, तो हमने नई आर्थिक नीति अपनाई, नया आर्थिक सुधार लाए, उससे विषमता और बढ़ी, कम होने के बदले और बढ़ी। और इसकी वजह से समावेशी विकास की बात हुई कि जो लोग पीछे छूट जा रहे थे, उनको गवर्नमेंट एक सपोर्ट सिस्टम जो है वो प्रदान कर रही है और इन असमानताओं को दूर करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो अमीर और गरीब वर्ग है उसके बीच जो दूरी है इसको अनुचित ही माना जाएगा। इसी प्रकार से जो क्षेत्रीय विषमता है, यानी एक स्टेट की दूसरे स्टेट से और एक ही स्टेट में अलग-अलग अगर स्थानों पर देखें, अगर हम मान लीजिए यूपी की बात करें तो यहाँ पे बुंदेलखंड है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पूर्वांचल है। तो अगर हम ये 3 मेन मान लें, तो इन 3 मेन में कितनी असमानता है, तो इसको हम क्षेत्रीय असमानता के रूप में भी देख सकते हैं। तो क्षैतिजी विषमता अ, लोगों के बीच भी हो सकती है, समूहों के बीच भी हो सकती है और समूहों के अंदर भी हो सकती है। तो इन विषमताओं को दूर करना जो है गवर्नमेंट उसमें एक सपोर्ट सिस्टम के रूप में कार्य कर सकती है, पर इसमें बहुत कुछ जो है वो समाज के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारी सांस्कृतिक या कल्चरल प्रैक्टिसेज़ ऐसी होती हैं कि जो इन विषमताओं को और बढ़ाती हैं। जैसे अगर मान लीजिए जातीय विभेद है तो उसको अ, अगर जितना समाज में उसको एक्सेप्ट करेगा कि ये विषमता कम से कम होनी चाहिए और लोगों को स्वस्थ वातावरण में रहना है और सामंजस्य के साथ रहना है और किसी का शोषण नहीं करना है, तो ये कम हिंसक समाज होगा। क्योंकि अगर ये विषमता अधिक होगी तो वो एक हिंसक समाज होगा, क्योंकि जिसका शोषण हो रहा है वो कभी न कभी प्रतिकार करेगा ही। तो और अगर हम देखें तो ये बहुत ही जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं, अ, वो भी इस बात की कई प्रदर्शन करते हैं, शिकायतें करते हैं कि लोगों के बीच जो असमानता है उसको कम किया जाए। मिलियन डेवलपमेंट गोल्स में भी जिस गरीबी के साथ-साथ असमानता को भी कम करने की बात हुई। यानी न्याय संगत समाज का निर्माण हो, क्योंकि कोई भी समतावादी या अपेक्षाकृत अधिक समान समाज में प्रसन्नता नहीं दिखाई देगी जहाँ पर असमानता होगी।
जहाँ पर न्याय होगा वहीं पर जो है लोग प्रसन्न भी दिखेंगे। और विषमता का प्रसार किसी भी प्रति व्यक्ति आय के लिए गरीबी स्तर को निर्धारित करता है। तो इस गरीबी स्तर के जितना कम लोग नीचे रहें और उसकी जो इंटेंसिटी है गरीबी की जितना ही कम होगी, उतना ही विषमता भी जो है वो कम होगी। और अपेक्षाकृत अधिक समान अर्थव्यवस्था क्यों ज़रूरी है ये? क्योंकि अगर हम तेज़ी से बढ़ना चाहते हैं, हम कहते हैं हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अगर भारत विकसित राष्ट्र बनना चाहता है, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि जो असमानताएँ हैं, वो बहुत तेज़ी से कम की जाएँ। तभी जो है तीव्र गति से हम विकास कर पाएँगे। और जो ह हाई लेवल ऑफ इनइक्वालिटी होती है, वो आपराधिक प्रवृत्तियों को जन्म देती है। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि एक अगर हम सामंजस्यपूर्ण एक स्वस्थ वातावरण डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए असमानताओं को कम करना ज़रूरी है। और ये असमानता किस आधार पर हम देख सकते हैं? तो हम ये देख सकते हैं कि वो अ, कितनी लोगों की आय है, आय में असमानता देख सकते हैं, जिसमें कि प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देखी जा सकती है। और जैसे राज्यों में असमानता अगर हम देखें, तो हर स्टेट की ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैलकुलेट करें और उसके आधार पर हम देख सकते हैं कि राज्यों के बीच कितनी असमानता है और उसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। और दूर करने के बहुत कई सारे उपाय हैं, जिसमें सबसे बड़ा उपाय ये है कि उनको सभी को बराबरी से रोज़गार के अवसर दिए जाएँ। अगर लोगों को राजनीति में आने के समान अवसर दिए जाएँ और जिससे कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जब बढ़ेगा और लोग गरीबी रेखा से ऊपर आएँगे, अच्छे जीवन गुज़र-बसर कर रहे होंगे, तो जो है ये असमानताएँ कम होंगी। क्योंकि बेरोज़गारी जो है वो असमानता को और ज़्यादा जन्म देती है। फिर आय विषमता के आधार पर अगर हम देखते हैं तो अ, कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन है जिसके पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स है। क्योंकि हो सकता है व्यक्ति की आय कम हो पर उसके बैकग्राउंड में उस सपोर्ट सिस्टम की तरह जो असेट्स उसके ज़्यादा हों। तो आप रेगुलर इनकम मान सकते हैं कि उसकी कम हो रही होगी पर उसके पास एक फाइनेंशियल असेट है जिसको हम ज्वेलरी के आधार पर भी दे सकते हैं, हम उसको ज़मीन के आधार पर भी देख सकते हैं, हम उसको मशीन के आधार पे दे सकते हैं या जो भी एसेट के रूप में हम चीज़ें देखते हैं, तो परिसंपत्ति का वितरण जितना समान होगा, उतना ही जो है ये असमानता कम होगी। और रोज़गार सृजन के जो अवसर हैं, जो पर्याप्त रूप में सबको अगर उपलब्ध होंगे, तो भी ये असमानता कम होगी। इसी तरीके से जो डिफरेंट रीजन्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स हैं, अगर वो समान रूप से ग्रो कर रहे होंगे, तो ये क्षेत्रीय जो विषमताएँ भी वो कम होंगी। और इन सब के अगर ये कम नहीं हो पा रही, तो इसका मतलब ये है कि लोगों को बराबरी से रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। लोगों की जो इनकम और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है, वो प्रॉपर नहीं है और इसी वजह से लोगों की स्थिति ठीक नहीं हो और आर जो आय और धन का वितरण असमान होने की वजह से जो है वर्ग संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। राजनीतिक प्रभुत्व ऐसे ही लोगों का हो सकता है जिनकी आय अधिक हो और जिनके पास संपत्ति अधिक हो और फिर एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण भी करेगा क्योंकि जो प्रभावशाली वर्ग होगा वो जो है जो निर्बल वर्ग होगा उसका शोषण भी कर सकता है। तो आय विषमता होने से ये सब परिणाम आ सकते हैं। एकाधिकार को का सृजन होता है, जैसे मान लीजिए कुछ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन के हाथ में ही सबसे ज़्यादा इनकम है, तो उससे मोनोपोली जनरेट होने लगती है कि उसी की पूरे समाज में चलेगी या उसी से अर्थव्यवस्था संचालित हो रही। तो इसको भी देखना ये उसका दुष्प्रभाव हो सकता है। अलोकतांत्रिक साधनों से प्रतिभा का दमन हो सकता है कि जो अनडेमोक्रेटिक माना जाएगा, उसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि जो लोगों के टैलेंट्स हैं, मान लीजिए गरीब है, तो गरीब भी बहुत टैलेंटेड कोई व्यक्ति हो सकता है, पर अगर उसको सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं शिक्षा की, स्वास्थ्य की
और एक मिनिमम स्तर जो जीवन का जिया जा सकता है, कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करने की, तो इसकी वजह से उसकी प्रतिभा का दमन होगा, तो वो अपने वर्ग से उठ नहीं पाएगा। तो ये भी इसको हम अनडेमोक्रेटिक या ये कहेंगे कि जो किसी भी समाज के लिए अच्छा नहीं है। और इसी वजह से अगर हम देखा जाए तो जो गरीब छात्र हैं, उनके लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कॉलरशिप की स्कीम्स होती हैं। यहाँ तक कि जो बच्चे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे होते हैं, उनके लिए भी मुफ़्त की कोचिंग और रेज़िडेंशियल कोचिंग भी उपलब्ध कराती है, ख़ास तौर पे एससी-एसटी पॉपुलेशन के लिए गवर्नमेंट ऐसी भी स्कीम्स चलाती है। और इसकी वजह से, असमानताओं की वजह से, गरीबी की वजह से नैतिकता का भी पतन होगा और जो पूँजी निर्माण है, वो भी असमान होगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति की इनकम 10,000 है और उसके पास कोई प्रॉपर्टी और नहीं है, यानी कि उसके पास कोई और फिज़िकल एसेट्स नहीं हैं और नेचुरल एसेट्स यानी जिसको हम भूमि मान रहे हैं, तो नेचुरल एसेट्स भी नहीं है और कोई फिज़िकल एसेट्स भी नहीं, ना तो मानव निर्मित और ना ही प्राकृतिक एसेट्स उसके पास उपलब्ध हैं। तो इसकी वजह से उसका कैपिटल फ़ॉर्मेशन कम होगा क्योंकि जो वो कमा रहा होगा, वो अपने उपभोग पर ही खर्च कर दे रहा होगा। फिर उपभोग में भी विषमताएँ हैं कि कुछ लोग हो सकता है कि बहुत अच्छी शिक्षा मतलब बहुत खाने-पीने और शिक्षा पर ज़्यादा खर्च कर रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो खाने-पीने और शिक्षा पर कम खर्च कर पा रहे होंगे। और ये जो है डिफरेंट रिपोर्ट्स जो हैं वो दिखाती हैं कि किस प्रकार से इन विषमताएँ हैं समाज में दिख रही हैं, जिसको कि गिनी गुणांक के माध्यम से भी देखा जा सकता है कि G इज़ इक्वल टू 1 अपॉन n अ, एंड n+1 - 2 फिर सिग्मा Ni इज़ इक्वल टू 1 n+1 माइनस Iy फिर सिग्मा n इज़ इक्वल टू 1 बाय i। तो ये गिनी गुणांक एक तरीके से निकालने का तरीका है जो कि दिखाता है अगर हम जी इज़ क्षेत्रफल जो ट्रायंगल का पूरा एरिया है AEDF और जो है उसका डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल AEDB यानी जो लॉरेंज वक्र का पूरा एरिया कवर कर रहा है वो डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल AEDB AEDB जो है वो आपका पूरा ट्रायंगल दिखा रहा होता है जो समानता रेखा के नीचे है। तो इससे भी असमानता को मापने का यही सबसे अच्छा अ, तरीका है लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक। फिर पौष्टिक विषमता के आधार पर अगर हम देखें तो जो मीन पोषण की अ, ला सूचकांक है उससे कितना डिवर्सिफ़िकेशन है यानी स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, इसके आधार पर आप देख सकते हैं कि पोषण की स्थिति क्या है। अगर ये ज़्यादा डेविएटेड है तो आप कहेंगे कि ज़्यादा कुपोषण के शिकार हैं या तीव्र या अतीव कुपोषण के शिकार हैं, वो रुद्ध विकसित हैं यानी बहुत ही कम विकसित लोग हैं। और अगर वो जो ज़ेड लाइन होगी या हम कहेंगे मीडियन होगा, उसके पास होगा, उससे स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा तो उसको हम कहेंगे कि वो कम गंभीर रूप से कुपोषित हैं। और इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स चलाती है जिसके माध्यम से इस कुपोषण को भी कम किया जा सकता है क्योंकि कुपोषण के लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जो मूलभूत गेहूँ, चावल, सीरियल्स कार्बोहाइड्रेट्स जिससे ज़्यादा मिलता है, उसके अलावा जो है मिड डे मील्स मान लीजिए दूध का कोई ना कोई आइटम अगर गवर्नमेंट इंक्लूड कर ले या जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से गवर्नमेंट दे रही है अनाज, तो उस अनाज में जो है प्रोटीन का स्रोत जैसे चना इंक्लूड कर ले। तो अगर हम देखें तो कोविड पीरियड में अगर गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया होता, तो लोग भुखमरी के शिकार भी हो गए होते और भुखमरी से मर गए होते। पर गवर्नमेंट की सपोर्ट की वजह से भारत में जो गरीबी का स्तर होना चाहिए था और जिसके हिसाब से लोग बहुत यहाँ भुखमरी से मर जाते लोग, उसको सपोर्ट मिला और जो है लोग गरीबी रेखा से पे उसी पे मेंटेन्ड है। मेंटेन्ड रहना भी
जो है बड़ी बात है और उससे निकल के आ जाएँ वो भी बहुत अच्छी बात, क्योंकि देखा गया है कि कोविड पीरियड के बाद बहुत तीव्र गति से इसमें सुधार भी हुआ। क्यों? क्योंकि 2029 तक गवर्नमेंट ने जो है ये सपोर्ट्स दिया है, जो कि अनाज उपलब्ध कराने के लिए, कि 5 किलो गेहूँ या चावल और 1 किलो जो है वो 1 महीने के लिए 1 किलो जो है चना, इतना उपलब्ध कराएँ। चना जिससे कि प्रोटीन प्राप्त हो सके और गेहूँ, चावल यानी कि कार्बोहाइड्रेट, यानी जो मूलभूत आवश्यकता है पोषण की, वो उपलब्ध हो सके। फिर क्षेत्रीय विषमताएँ जो हैं, क्षेत्रीय विषमताओं को कम करने के लिए गवर्नमेंट बहुत डिफरेंट स्टेट्स को सपोर्ट दे सकती है। क्षेत्रीय विषमता बेसिकली अगर हम देखें, तो अगर स्टेट्स की स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम कैलकुलेट करें, उनकी क्या समृद्धि दर है, क्या उनका पूँजी निर्माण है, क्या उनका रोज़गार की स्थिति है, इसके आधार पर देखा जा सकता है कि क्षेत्रीय विषमता कितनी है, कम हुई है कि बढ़ी है। और आर्थिक सुधार के बाद देखा गया कि जो विषमताएँ थी वो बढ़ी, और इसलिए गवर्नमेंट ने अपनी स्ट्रेटजी में जो है वो चेंज लाई गवर्नमेंट, और आपका समावेशी विकास के लिए कई सारे गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाली, बहुत सारे कार्य किए। फिर जीवन स्तर में सुधार के लिए ज़रूरी है कि अगर जितना ज़्यादा ग्रोथ रेट होगी और लोगों को रोज़गार प्राप्त होगा, तो लोगों का जीवन, प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी। प्रति व्यक्ति आय मनी कि जितना इनकम है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो इससे प्रति व्यक्ति आय पता चल जाती है। और ये जितना अधिक होगी प्रति व्यक्ति आय, उतना ही जीवन का स्तर अच्छा होगा, क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए कई चीज़ों पर खर्च कर सकता है, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जो ड्यूरेबल कंज़्यूमर गुड्स हैं, उन पर खर्चा कर सकता है, और अच्छे पोषणीय भोजन पर खर्चा कर सकता है। और अधिकांश क्षेत्र जो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, देश के शहरी भागों में हैं, यानी कि ग्रामीण भारत सापेक्ष रूप से अगर हम देखें तो कम लाभान्वित हुआ है उदारीकरण से। उदारीकरण ने जो वर्षा सिंचित कृषिगत क्षेत्र हैं, उसमें सुधार नहीं हो पाया। तो इन सारी और राज्य सभी क्षेत्रों के निरंतर अच्छा प्रदर्शन जो कर रहे थे, कर्नाटक, केरल, पंजाब, हरियाणा, बाकी राज्य कुछ कम अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। तो इन सारे चीज़ों को दूर करने की क कोशिश की गई कि ये जो विषमताएँ हैं, चाहे वो राज्यों के बीच हों, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के बीच हो, चाहे किसी, अगर हम पूरा एक पूर्वी क्षेत्र ले लें या पश्चिमी क्षेत्र ले लें या उत्तरी दक्षिणी क्षेत्र ले लें, तो ऐसा भी कोई डिमार्केशन नहीं दिखना चाहिए। उसको भी कम करने की कोशिश जो है गवर्नमेंट ने की है अपने डिफरेंट स्कीम से, माध्यम से, क्योंकि जो पिछड़े हुए इलाके हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है गवर्नमेंट ने, जो सड़कों का जाल गवर्नमेंट ने बिछाया है, उसके माध्यम से ये विषमताएँ कम हुई, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बड़ा है। लोग एक जगह से दूसरी जगहों पर जा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वो सुविधाएँ उपलब्ध होने लगीं, तो जो शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन है, उसमें भी धीरे-धीरे कमी आएगी, क्योंकि शहरों के प्रति आकर्षण तभी बढ़ता है वहाँ की सुविधाओं की वजह से, और वहाँ पर सर्विस सेक्टर बड़ा होता है, तो उसकी वजह से लोगों को रोज़गार भी प्राप्त होता है। अगर वो सुविधाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपलब्ध हो जाएँगी, जैसे मान लीजिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स ग्रामीण क्षेत्रों में उनको राजकोषीय प्रोत्साहन के माध्यम से प्रदान की जाएँ, खोली जाएँ, लाइसेंसिंग व्यवस्था को ऐसा किया जाए कि लोग आसानी से अपने उद्योगों को खोल सकें, और गवर्नमेंट इनसे इंसेंटिव्स भी देती है जो पिछड़े हुए इलाके हैं। अगर उन पिछड़ों इलाकों में अगर कोई अपने ये उद्योग लगाना चाहता है, और उनको लाइसेंस भी आसानी से उपलब्ध हो सकता है, और कुछ समय तक टैक्स की माफ़ी भी गवर्नमेंट दे सकती है। और
ऐसे प्रोडक्ट्स अगर गवर्नमेंट जो उद्योग बना रहे हैं, जो जिनका निर्यात होता है ज़्यादातर, तो उनको भी डिफरेंट इंसेंटिव्स दे सकती है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इन एक्सपोर्ट सेक्टर को बहुत सपोर्ट देकर भी गवर्नमेंट इन जो असमानताएँ हैं, उनको दूर करने की कोशिश कर सकती है। तो हमने ये जाना दोनों यूनिट्स के माध्यम से अगर हम देखें कि असमानता और गरीबी जो वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं और वो बेसिकली लिंक्ड किससे हैं? बेरोज़गारी से मूलतः बेरोज़गारी से लिंक्ड हैं। अगर लोगों को रोज़गार प्राप्त होगा तो उनकी आय जनरेट हो रही होगी और जब आय जनरेट हो रही होगी तो ये ताएँ कम होंगी क्योंकि असेट का निर्माण बढ़ेगा यानी जो पूँजी निर्माण है, पूँजी निर्माण बढ़ेगा और एक स्वस्थ समाज के लिए जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी जिसको हम कहते हैं, उस प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए ज़रूरी है कि उसमें समाज भी आपस में बिना भेदभाव के रहे, साथ ही साथ गवर्नमेंट भी इन विषमताओं को दूर करने के लिए जो भी इंसेंटिव्स दे सकती है या अगर दंड अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंतर्गत दंड दे सकती है। तो जहाँ पे शोषण कम होगा जहाँ पे असमानता कम होगी, जहाँ पे गरीबी कम होगी, वह एक स्वस्थ समाज होगा और अगर हम इधर पिछले कुछ समय में अगर हम देखें तो जनधन योजना के माध्यम से करोड़ों अकाउंट्स खुले तो करीब 10 करोड़ के करीब अकाउंट्स खुले और 100% ये देखा गया कि लोगों को जो भी सरकारी व्यवस्थाएँ हैं, उनसे लाभ देने के लिए उनका कवरेज अ, जो जनधन योजना के अंतर्गत कवर हो रहे थे अ, वो परसेंटेज बढ़ा है। इसी तरीके से गवर्नमेंट ने स्वच्छ पेयजल यानी हर घर जल उपलब्ध कराने की बात कही। अगर देखा जाए तो 24.8 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर निकले, जिसमें कि जो प्रदेश जिनको बीमारू राज्य कहा जाता था, यानी बिहार, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तो ये इन राज्यों में परफ़ॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी दिखी, यहाँ पे ज़्यादा गरीबी रेखा से ऊपर उठे लोग और बिहार में अगर हम देखें तो ती 3.77 करोड़, मध्य प्रदेश में 2.30 करोड़, राजस्थान में 1.87 करोड़ और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 5.94 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर निकले यानी नीति आयोग की अगर हम रिपोर्ट देखें तो 13-14 में 29.17% से घटकर 22-23 में ये बहुत ही सराहनीय आंकड़ा है कि 11.28% ही जो है वो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग रहे यानी कि 9 साल में 17.89% जो है वो कमी आई है। जिसमें कि राजस्थान में 1.87 करोड़, यूपी में 5.94 करोड़, मध्य प्रदेश में 2.30 करोड़, बिहार में 3.77 करोड़। और अगर हम गरीबी में सुधार देखते हैं तो कई आंकड़े और भी हैं जिनके आधार पे हम देख सकते हैं कि गरीबी कम हुई है कि नहीं। जैसे शिक्षा का स्तर क्या है, स्वास्थ्य और जीवन शैली लोगों की कैसी है, बाल मृत्यु दर में भी जैसे कमी दिख रही है, मृत्यु दर में कमी दिख रही है, मातृ स्वास्थ्य में यानी जो महिलाओं का स्वास्थ्य है उसमें वो अच्छा हुआ है, मातृ मृत्यु दर कम हुई है, जीवन प्रत्याशा बढ़ी है। स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं उनकी संख्या बढ़ी है, ड्रॉप आउट्स कम हुआ है, एनरोलमेंट रेशियो बढ़ा है। 100% आप देखें तो प्राइमरी एजुकेशन है, हायर एजुकेशन को टारगेट रखा गया है कि 50% हायर एजुकेशन का एनरोलमेंट बढ़ाया जा सके। स्वच्छ जल मिलने के लिए हर घर जल की व्यवस्था की बात कही जा रही। घर उपलब्ध कराना जैसे हर गरीब परिवार को घर उपलब्ध हो सके, हर घर आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत और बैंक अकाउंट जैसे जो फैक्टर्स हैं उन्होंने गरीबी रेखा से बाहर निकालने में बहुत मदद की है लोगों में और जो 5 हम कुछ प्रमुख योजनाएँ कह सकते हैं तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो 2020 में शुरू की गई और अब इसे 2029 तक बढ़ा दिया गया, जिसमें कि
मुफ्त अनाज 81.35 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है और 5 जिसमें 5 किलो गेहूँ या चावल और 1 किलो साबुत चना मिल रहा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के आयुष्मान योजना के जिस कवरेज के माध्यम से हम देखते हैं, तो ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से सरकार ने सहायता दी है अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। इन्होंने गरीबी को भी कम करने की कोशिश की है और असमानताओं को भी कम करने की कोशिश की है, जिसमें कि सबसे गेम चेंजर रहा है डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र, क्योंकि इसकी वजह से लोगों को सीधा प्रत्यक्ष लाभ जो है मिला है। तो आज हमने गरीबी और असमानता को कैसे दूर किया जा सकता है, ये चैप्टर कवर किया। धन्यवाद।